फिर शुरू करते हैं हम। आज शुरू करने जा रहे हैं हम भौतिक विज्ञान, जिसमें हम अध्याय 1 मापन पढ़ेंगे। ज़्यादा अध्याय नहीं है, 10 अध्याय है, 10 अध्याय हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर तथा दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या कीजिए? सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना? तो सूची 1 को सूची 2 से तो मिलाते हैं, क्या सही है ना? थोड़ा सा इसे हम ऊपर की ओर कर देते हैं। तो बताइए, अब देखिए स्टेथोस्कोप की बात करते हैं। तो स्टेथोस्कोप की अगर बात करें तो किससे संबंधित है बताइए? इससे क्या कर सकते हैं हम लोग? तो ये एक चिकित्सा यंत्र है, हम जानते हैं। और चिकित्सा यंत्र है तो क्या होगा इससे? हृदय, फेफड़ा एवं आंत आदि से संबंधित होगा कि नहीं? अवश्य होगा। तो तीसरे नंबर का ये हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर का हो जाएगा। चलिए, तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए अब देखिए सिर्फ गमो मैनोमीटर, तो सिर्फ गमो मैनोमीटर की अगर बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है? तो ये हमारे रक्तचाप से संबंधित है। किससे? रक्तचाप से संबंधित है। कैरेट मीटर की बात करेंगे तो कैरेट मीटर जैसे ही शब्द आएगा तो हम क्या लगाएंगे? इसे दूसरा नंबर पे लगा देंगे, सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। कैरेट मतलब सोने की शुद्धता पता लगाते हैं। लक्स मीटर की बात मीटर की बात करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए होता है। तो ये हम जान गए, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही है। आप स्पीड करके कभी भी वीडियो बाद में देख लीजिएगा। चलिए हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। क्या जानकारी लेते हैं कि स्टेथोस्कोप जो है एक क्या है? चिकित्सीय यंत्र है, मतलब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है ना? बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि चिकित्सा द्वारा रोगी के शरीर की आंतरिक ध्वनियों को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो शरीर की जो आंतरिक ध्वनि है उसको सुनने के लिए प्रयोग करते हैं हम। किसका? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। जैसे भी हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, आंत हो गए, ये सब आदि को हम सुनते हैं, इसकी ध्वनि सुनते हैं। हृदय की ध्वनि सुन सकते हैं, फेफड़ा की ध्वनि सुन सकते हैं, आंत की ध्वनि सुन सकते हैं। इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम इस्तेमाल करते हैं स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। क्या सुनने के लिए? इसकी आवाज, ध्वनि सुनने के लिए। वर्ष 1816 की बात करेंगे, 1816 की बात करेंगे। तो 1816 में फ्रांसीसी चिकित्सक एक थे, मतलब फ्रांसीसी जो डॉक्टर थे, रेने लेकिन। कौन थे? लेनेक नाम, सॉरी, रेने लेनेक द्वारा किया गया था। कौन किया गया था? किसके द्वारा? रेने लेनेक द्वारा किया गया था। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। कौन थे? डॉक्टर थे। और ये वर्ष 1816 में किए थे। ठीक है, किसका आविष्कार किए थे? तो इस यंत्र का, कौन सा यंत्र का? स्टेथोस्कोप का आविष्कार किए थे। क्लियर हो गए? चलिए अब पढ़ते हैं सिर्फ गमो मैनोमीटर। सिर्फ को अलग कर दीजिए, गमो को अलग कर दीजिए, मैनोमीटर को अलग कर दीजिए। अथवा इसे रक्तचाप मापी भी कहते हैं। तो रक्तचाप मापी द्वारा शरीर का रक्तदाब, मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। किससे मापा जाता है? सिर्फ गमो मैनोमीटर से। तो सिर्फ गमो मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? हमारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है, रक्तचाप मापा जाता है ना? मतलब रक्त का दाब पता करने के लिए, दबाव जो होता है। अब इस यंत्र का आविष्कार वर्ष 1881 में हुआ। कब हुआ? 1881 में। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सक थे, मतलब डॉक्टर थे, ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर थे, जो कि सैमुअल सिगफ्रीड कॉलर बॉन बैस द्वारा किया जाता है। अब इसमें हम चलते हैं आगे, तो जान लीजिए कि इस यंत्र का आविष्कार, मतलब सिर्फ गमोमीटर का आविष्कार कब हुआ? 1881 में। कौन किया? तो ऑस्ट्रेलिया के एक डॉक्टर थे, वो किए। उनका नाम देखिए इतना बड़ा है, सुन लीजिए, सैमुअल सिगफ्रीड। कौन है? सैमुअल सिगफ्रीड कॉलर बॉन बैस द्वारा किया गया। तो आगे सैमुअल सिगफ्रीडर दे सकता है या कॉलर बॉन बैस दे सकता है, अलग अलग कर सकता है दोनों का, लेकिन एक ही नाम है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल क्या है कि कैरेट मीटर। अब कैरेट मतलब भाई सोना, तो कैरेट में ही मिलता है, इतने कैरेट का सोना है ना? तो कैरेट मीटर जैसे ही होगा तो ये एक वैज्ञानिक यंत्र है। क्या है? वैज्ञानिक यंत्र है। अब कैरेट से क्या होगा सुनिए, जिसमें एक्स किरणें, मतलब एक्स रे जो है का प्रयोग से जो है सोना, चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम तथा अन्य संबंधित मिश्र धातुओं
की जो है गुणवत्ता एवं उनके धात्विक, ठीक है, संगठन का जो है परीक्षण किया जाता है। मतलब कम पोजीशन का जो है परीक्षण किया जाता है। तो किससे किया जाता है? कैरेट मीटर से किया जाता है। कैरेट मीटर क्या है? एक वैज्ञानिक यंत्र है। इसमें क्या होता है? तो एक्स किरण होता है। एक्स किरण के प्रयोग से ही सोना, चांदी, प्लेटिनियम, प्लेटियम, रेडियम और अन्य संबंधित जो मिश्र धातु उसका हम क्या करते हैं? गुणवत्ता का पता लगाते हैं। किससे? तो कैरेट मीटर से, या कंपोजिशन का परीक्षण करते हैं। ठीक है, ये हम जान गए। अब हम पढ़ेंगे लक्स मीटर। लक्स ऐसे याद रखिएगा। तो लक्स मीटर जो है क्या है? तो लक्स मीटर का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष में पड़ने वाले प्रकाश द्वारा उत्पन्न चमक की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। मतलब ब्राइटनेस पता करने के लिए किया जाता है, लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। ये बस इतना ही जान लीजिए। आगे चलिए, दूसरा प्रश्न क्या है? चलिए थोड़ा सा इसे हम दूसरा प्रश्न सुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 एक तरफ है, सूची 2 दूसरी तरफ है। उपकरण है मतलब यंत्र है, और एक आपका मापन की राशि है। जैसे अमीटर, अमीटर का बताइए, यंत्र का राशि बताइए, मापन की राशि बताना है, इकाई बताना है। तो बताइए क्या होगा? अमीटर से क्या माप सकते हैं हम लोग? बताइए, अमीटर किससे संबंधित होगा इस 4 ऑप्शन के हिसाब से? तो ये हमारा तीसरा नंबर विद्युत धारा का होता है। हाइग्रोमीटर की बात करेंगे तो किसका मापन राशि है ये हाइग्रोमीटर? तो ये हमारा होता है किसका? सापेक्षित आर्द्रता का, मतलब नमी का। स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला जो कि जानबे करता है, स्प्रिंग मैंने डुलने वाला। बताइए स्प्रिंग तुला, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर भार, है ना। अब बैरोमीटर दाब, ये हम इस जैसे जानते हैं, तो ये हमारा बी होगा, है ना। बैरोमीटर जो है दाब। अब इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो सुनिए, अमीटर की अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करें? अमीटर की बात कर रहे हैं। तो अमीटर जो है किसी विद्युत परिपथ में बहने वाला धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अमीटर जो है क्या है? एक विद्युत परिपथ है। अब विद्युत परिपथ में बहने वाली क्या है? धारा, मतलब करंट है। करंट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो धारा को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विद्युत परिपथ को क्या कहा जाता है? तो अमीटर कहते हैं। विद्युत धारा को जो है एम्पियर में मापा जाता है। एम्पियर मतलब ए में इंडिकेट किया जाता है ना। ये जान लीजिए। तो विद्युत धारा को कैसे मापिएगा? एम्पियर में। याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ। हाइग्रोमीटर का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हाइग्रोमीटर यंत्र जो है वो मौसम विज्ञान की जानकारी देता है, उससे संबंधित यंत्र है। जैसे अमीटर जो है विद्युत की धारा की बात करता है, उसका अनुभव करवाता है, उससे पता करवाता है, वो विद्युत धारा यंत्र मतलब अमीटर के यंत्र से विद्युत धारा का पता करवाता है। उसी तरह हाइग्रोमीटर से मौसम विज्ञान संबंधित यंत्र है, ये ध्यान रखना होगा, जिसके माध्यम से वायु में आर्द्रता तथा जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। तो इसीलिए तो नमी और जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। कैसे? हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर क्या है? तो मौसमी विज्ञान एक संबंधित यंत्र है। जैसे हमारा अमीटर विद्युत धारा यंत्र है, विद्युत धारा से संबंधित यंत्र है ना। अब देखिए स्प्रिंग तुला। स्प्रिंग तुला मतलब स्केल जो है, इसी को कहा जाता है कमानीदार तुला। एक क्या है? एक प्रकार का भार मापी है। ठीक है, भार मापी स्केल है, कहिए मतलब भार को मापता है। तुला मतलब भार को ही मापेगा ना। इसमें एक सिरे पर स्प्रिंग लगी होती है। एक सिरे पर स्प्रिंग लगा होगा जो कि झूलेगा, जिधर तौलने के लिए होता है ना। तुला मतलब तराजू को बोलते हैं। और वह सिरा स्थिर होता है, मतलब फिक्स होगा। जहां पे तुला लटका होगा वो ऊपर वाला फिक्स होगा, तथा दूसरे सिरे पर एक हुक लगाया जाता है। तथा दूसरे सिरे पर जो हुक लगा होता है, इसे हुक से किसी वस्तु को लटकाकर उसका भार ज्ञात किया जाता है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला, ठीक है, मान लीजिए लटका दिया, इधर तुला लगा दिया, इधर तो इधर डोलेगा तो इधर डोलेगा, तो इधर होगा। और ये जो फिक्स है आपका, ये तो फिक्स रहेगा। चलिए
कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये स्प्रिंग फ्लो होगा, इसमें और कुछ नहीं है। भार को बस मापते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। बैरोमीटर की अगर बात करेंगे तो बैरोमीटर यंत्र की सहायता से वायुमंडलीय दाब मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर मापा जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा मौसम की भविष्यवाणी सुनिए, बैरोमीटर यंत्र की सहायता से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, एटमॉस्फेयर मापा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा मौसम की भविष्यवाणी करने से जो है इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मौसमी भविष्यवाणी करने का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि पाइरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? तो पाइरोमीटर जो है किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ताप के मापने में किया जाता है। तो पाइरोमीटर की अगर बात करेंगे तो क्या करेंगे? उच्च ताप को मापने के प्रयोग करेंगे। पाइरोमीटर जो है, पाइरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापमान की माप की जाती है। तो पाइरोमीटर की अगर बात करें तो पाइरोमीटर की हम सहायता से अगर क्या करेंगे, अत्यधिक जो उच्च तापमान होता है उसका मापन करते हैं। मापन करेंगे और मापन करते हैं, है ना। यह मुख्यतः जो अगर बात करें, यह मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापने हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन्हें स्पर्श करना तथा उस तक पहुंचना संभव ना हो। पाइरोमीटर का मतलब ही होता है कि एकदम तैरते हुए, पैदल तो नहीं चल सकते हो, तैरते हुए चल सकते हो। और तैरते हुए चलिएगा मतलब कि ऐसे चीज को स्पर्श करना जो कि संभव है ही नहीं वहां तक जाना, उसको माप सकता है, इतना ताकत है। इसलिए अत्यधिक उच्च तापमान को मापने का काम सिर्फ पाइरोमीटर का ही है ना। पाइरोमीटर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पाइरोमीटर? दो प्रकार के होते हैं। वो है, दो में से पहला है विकर्ण उत्मापी। क्या है? विकर्ण उत्मापी मतलब रेडिएशन। क्या है? रेडिएशन पाइरोमीटर। उत मतलब वो तापमापी मतलब पाइरोमीटर को ही बोलते हैं, है ना। तो आप रेडिएशन पाइरोमीटर बोल सकते हैं। इनमें गर्म वस्तु से निकलने वाले विकर्ण की माप करके उसका तापमान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। अब ज्ञात किया जाता है तो सुनिए, आगे है प्रकाशीय उत्तापमापी जिसे ऑप्टिकल पाइरोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल पाइरोमीटर ही बोला जाएगा। यहाँ पे पी है, आर लग गया है, ठीक है, तो गलत है, पी होगा ये पाइरोमीटर। इसके द्वारा क्या होगा? गर्म वस्तु की चमक मतलब ब्राइटनेस के आधार पर उसका ताप ज्ञात किया जाएगा। एक तरफ तो विकर्ण के कारण, रेडिएशन के कारण मापा जाता है, दूसरा एक चमक के कारण किया जाता है, चमक के कारण। ठीक है, ये समझ गए। चौथा प्रश्न क्या है सुनिए, रडार उपयोग में आता है। रडार का नाम सुने होंगे, सुने होंगे, अवश्य सुने होंगे। तो रडार का उपयोग आता क्यों है? तो ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम लोग रडार का उपयोग करते हैं, ये हम जानते हैं। अब रडार की बात करें तो रडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड क्या बोलते हैं? रैंगिंग कहते हैं, रैंकिंग कहिए। अब रडार के बारे में जानकारी लेते हैं, पूर्ण जानकारी। देखिए, एग्जाम जब देने जाते हैं हम लोग तो रडार के बारे में फुल फॉर्म पूछ देता है। जैसे रडार तो हम जान गए, रडार का मतलब हम रडार जैसे शब्द सुनते हैं, है ना, रडार जो देख रहे हैं आप शब्द सुनते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। मैंने एग्जाम में पूछा हुआ देखा है, वो भी एसएससी पूछा है ना। तो रडार का फुल फॉर्म याद रखिए। तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन। क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजनिंग मतलब रेजिंग। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग किसका फुल फॉर्म? रडार का फुल फॉर्म। रडार क्या है? किसी वस्तु का पता लगाने की प्रणाली है। रडार से हम क्या करते हैं? किसी वस्तु का पता लगाते हैं। पता लगाने की वो प्रणाली को ही रडार कहते हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। आगे चलेंगे, इसमें जो है रेडियो तरंगे मतलब रेडियो वेव के प्रयोग से जो है किसी वस्तु की उपस्थिति, दिशा मतलब डायरेक्शन, गति, स्पीड आदि ज्ञात की जाती है। मतलब उपस्थिति,
वहाँ पे है कि नहीं, दिशा डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, कौन सी दिशा में है, और गति स्पीड कौन सी स्पीड में है, गति में है। इसका पता करते हैं किससे, रडार से। रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड इमेजिंग। रडार का प्रयोग जो है वायुयान जो है, रडार का प्रयोग हम लोग जो है वायुयान मतलब जहाज निर्देशित मिसाइलों, जो मिसाइल हम लोग छोड़ते हैं उस मिसाइल का निर्देशित करता है रडार के माध्यम से ही। मोटर वाहनों आदि की अवस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है रडार का प्रयोग। बस इतना जान लीजिए। तो जो भी चीज है हम लोग रडार का प्रयोग इसीलिए करते हैं। 5वें प्रश्न की बात करेंगे तो निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सी है। भूकंप मापी का इंग्लिश में आप जानते हैं सिस्मोग्राफी बोलते हैं, है ना, सिस्मोग्राफी। तो सिस्मोग्राफी यंत्र कौन सा है, मतलब भूकंप मापी यंत्र कौन है, तो सिस्मोग्राफी है। इसी का नाम है भूकंप मापी, हिंदी में दे दिया है ना। चलिए तो सुनिए, भूकंप मापी जिसे सिस्मोग्राफी कहते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, परमाणु परीक्षण व अन्य विस्फोट के कारण उत्पन्न भूगति मोशन ऑफ ग्राउंड मापने का प्रयोग किया जाता है। किया जाने वाला यंत्र है, किया जाने वाला जो है इस यंत्र का नाम सिस्मोग्राफी है। रिएक्टर स्केल एक लघुए गणितीय पैमाना है जो 0 से 10 के बीच की संख्या के माध्यम से भूकंप की तीव्रता अथवा परिमाण प्रदर्शित करता है। उसकी तीव्रता को कहिए, इंटेंसिव को कहिए या परिमाण को कहिए, है ना। ये सब चीज को प्रदर्शित बताता है। किससे, रिएक्टर स्केल से। 0 से 10 के बीच की जो संख्या होती है, इस पैमाने पर अगली संख्या पिछली संख्या से 10 गुनी अधिक परिमाण प्रदर्शित करती है। मतलब इस पैमाने से जो रिएक्टर स्केल है उससे क्या होता है कि अगली संख्या और पिछली संख्या का 10 गुना जो अधिक है उसके परिमाण से प्रदर्शित करता है। ये क्लियर हो गया। चलिए छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सोनार का प्रयोग करते हैं तो सुनिए, महासागर में डूबी हुई वस्तु जैसे पनडुब्बी अथवा हिमखंडों का पता लगाने के लिए सोनार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें पार्श्व तरंगे के जो पार्श्व तरंग होते हैं, पार्श्व तरंगों के द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण इन्हें पतले किरण पुंज के रूप में अत्यधिक गहराई तक भेजा जा सकता है। समझ गए। तो महासागर में डूबी हुई वस्तु जैसे पनडुब्बी है, महासागर में डूबी रहती है। हिमखंडों का पता लगाया जाता है, ठीक है। और इससे पता लगाने के लिए सोनार का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना। साउंड नेविगेशन कहते हैं एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म है, जैसे रडार का था उसी तरह प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें पार्श्व तरंगे जो है, अल्ट्रा जो सोनिक वेव है, उसके द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं हम लोग। पनडुब्बी सब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस तरंगों की जो है तरंगदैर्घ्य जो होते हैं कम होने के कारण इन्हें पतले किरण पुंज के रूप में अत्यधिक गहराई तक भेजा जा सकता है। इतना पतला होता है। देखिए 7वां प्रश्न क्या, सुनिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 इकाई है और सूची 2 में क्या है, प्राचल है। तो प्राचल है, मिलाना है एक तरफ, मतलब तो देखिए वाट जो है इकाई है। तो वाट जो है इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए कौन से में दूरी से मापेंगे, गति से मापेंगे, शक्ति से मापेंगे, क्या करेंगे। वाट से क्या होता है, तो वाट से हमारा शक्ति को मापते हैं। नॉट का मतलब होता है, वाट हो गया शक्ति और नॉट हो जाएगा, बताइए, तो नॉट हो जाएगा हमारा समुद्री जहाज की गति की बात हो जाएगी। नॉटिकल मील की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा समुद्री दूरी की, और प्रकाश अंतरिक्ष की दूरी की। यही तो है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है ना। अब चलिए जानते हैं वाट क्या है। तो वाट का मतलब होता है शक्ति अथवा सामर्थ्य, जिसमें शक्ति है, पावर है, वही वाट है। को मापने की इकाई है। कार्य करने की दर की शक्ति कहलाता है।
कौन? वाट। नॉट की बात करते हैं, नॉट का इस्तेमाल KNOT का इस्तेमाल होता है। नॉट मतलब समुद्र में जहाजों की गति मापने की इकाई है। इसे नॉटिकल मील घंटा में भी व्यक्त किया जाता है। तो एक नॉट 1.852 किमी घंटा के बराबर होता है। समझ गए? नॉटिकल मील में मापते हैं। चलिए आगे सुनते हैं कि नॉटिकल मील क्या है। तो नॉटिकल मील जो है समुद्री दूरी मापने की इकाई है। एक नॉटिकल मील अक्षांश के 1 मिनट अथवा 1.852 किमी के बराबर होता है। क्लियर हो गया? जो कि नॉटिकल हम पढ़े थे। अब सुनिए, प्रकाश वर्ष की बात करेंगे, लाइट ईयर की बात करेंगे। वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। कितने में? एक वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी, ठीक है? क्या होता है? खगोलीय दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि 9.461 गुने 10 पे पावर 15 मीटर होता है। और फिर होता है, चाहे किमी में बताएगा तो 9.461 मतलब 9.461 गुने 10 पे पावर 12 किमी के बराबर होता है। ठीक है? क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? सुनिए। 8वां प्रश्न है शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। वाट जो है क्या है? शक्ति का मात्रक है। किसी व्यक्ति अथवा मशीन द्वारा इकाई समय मतलब 1 सेकंड में किया गया कार्य अर्थात उसके काम करने की दर को शक्ति अथवा समर्थ कहते हैं। जो जब काम करेगा तभी तो शक्ति और समर्थ होगा। आपने ऐसे याद करने के लिए बोल रहा हूँ। शक्ति को जूल सेकंड अथवा वाट में व्यक्त किया जाता है। तो शक्ति को सिर्फ वाट में नहीं, जूल सेकंड में भी करते हैं। चलिए आगे चलें। 9वें प्रश्न, ये भी मिलान करने वाली है। 9वां प्रश्न बहुत अच्छा है, सुनिए। 9वां प्रश्न क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 है, तो सूची 1 को सूची 2 से कीजिए। तो कैसे कीजिएगा? तो सुनिए, उच्च वेग है तो मैक है, ये क्लियर हो गए। ठीक है। तरंगधर की बात करेंगे तो तरंगधर जो है क्या होगा? तो तरंगधर जो है ये एस्ट्रॉम में होगा, मतलब ए से इंडिकेट होगा, एंगस्ट्रॉम। दाब का बात करेंगे तो दाब तो हमारा पास्कल होगा, ये हम जानते हैं। जल प्रवाह की बात करेंगे तो क्यू सेक होगा, है ना? क्यू शेक होगा, तो ये तो सही है। तो 1 2 3 4 सामने होगा। ठीक है, आगे चलिए। अब मैक है तो मैक को हम पढ़ते हैं, मैक MACH पढ़ते हैं इसे, ठीक है। मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने वाला मात्रक माना जाता है ना? मात्रक है। मैक संख्या जो है मतलब मैक नंबर वायु में ध्वनि की गति की तुलना में वायुयानों या अन्य वस्तुओं की गति प्रदर्शित करता है। जैसे ध्वनि की गति का मीटर सेकंड में बोले तो 343 मीटर सेकंड बता दीजिएगा। अब वस्तुओं की गति को प्रदर्शित करता है कि नहीं? अगर बात करते हैं हम लोग कि कोई तरंग जितनी दूरी के बाद स्वयं को पुनरावृत्ति करती है वह दूरी उस तरंग का तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसे एंगस्ट्रॉम मतलब 8 डिग्री में मापा जाता है। एक एंगस्ट्रॉम 10 पे पावर -10 मीटर के बराबर होता है। 10 मीटर के बराबर होता है। आगे चलिए। किसी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब को पास्कल में व्यक्त करते हैं। 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है? 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। चलिए आगे जानते हैं। क्यूसेक की बात करते हैं। क्यूसेक क्या है? तो क्यूसेक जो है क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का संक्षिप्त रूप है। यह जो है प्रवाह की दर को प्रदर्शित करता है। एक क्यूसेक 28.317 मीटर सेकंड के बराबर होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः नदियों में जल प्रवाह के मापने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? जल प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है कि एक पारसेक तारों के मध्य दूरियां मापने का मात्रक माना जाता है। तो एक पारसेक बराबर होता है कितना? 3.25 प्रकाश वर्ष होता है ना? 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। तो पारसेक की अगर बात करेंगे तो दूरी की इकाई है जिसका प्रयोग सौर मंडल
के बाहर स्थित सुदूर खगोलीय पिंडों की दूरी मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को मापने के लिए किया जाता है। एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष अथवा 3.086 गुने 10 किमी के बराबर होता है। किमी में बताएगा तो 3.086 गुने 10 किमी बता दीजिएगा। अगर एक पारसेक बताएगा तो 3.262 बता दीजिएगा। 11वां प्रश्न क्या है सुनिए। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। चलिए हम जानते हैं एक हॉर्स पावर में अश्व शक्ति, जिसे हॉर्स पावर बोलते हैं, शक्ति मापने की इकाई ही है। हॉर्स मतलब शक्ति, पावर, है ना। एक अश्व मतलब हॉर्स पावर, शक्ति की बात हो रही है। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर कितने वाट का होता है? 746 वाट के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है, तो बराबर होती है। जेम्स वाट द्वारा अश्व शक्ति शब्द का प्रयोग जो है वाष्प इंजनों द्वारा किए गए काज तथा बोझ जो है बोझा कहते हैं उसको, ढोने वाले घोड़ों मतलब जो सामान ढोने वाले को कहते हैं, कि शक्ति की तुलना के लिए मतलब शक्ति की तुलना के लिए किया गया था। समझ गए? बोझा ढोने वाले घोड़ों की शक्तियों द्वारा किया गया था, तुलना किया गया था वाष्प इंजन और बोझा ढोने वाले घोड़े से। 12वां प्रश्न है बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक है सी, न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। अब न्यूटन बल का मात्रक है तो चलिए जानते हैं। तो सुनिए, बल जो है वह बाह्य कारक है। बल वह बाह्य कारक है, बाह्य मतलब बाहरी कारक है, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल वही है, परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करेगा, मतलब विराम अथवा गति में करेगा। विराम है तो गति में कर देगा, ऐसे भी कर सकते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक अगर बोले मतलब फोर्स का, तो न्यूटन बता दीजिएगा या किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर बता दीजिएगा। दो ही होगा, न्यूटन या किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर होगा, है ना। इसके बाद मॉक टेस्ट जो करवा रहा हूँ, जो मॉक टेस्ट मैंने करवाया है, आप जाके पढ़िए, आपको एक भी गलती दिखेगा नहीं। और जहाँ पे गलती दिखेगा वो दोबारा जो महामैराथन में मॉक टेस्ट ला रहा हूँ बिहार एसएससी के लिए स्पेशली टॉपिक वाइज, उसमें आप जरूर देख के जाइएगा, आपको जरूर क्रैक होगा। नलन अकाडमी बोलता है। 13वां प्रश्न की बात करें, एक माइक्रोन बराबर है। एक माइक्रोन बराबर है तो 1/1000 मिलीमीटर है। क्या है? 1/1000 मिलीमीटर होता है। 1 बाई कितना? 1000। चलिए आगे चलें, जानते हैं इसके बारे में, डिटेल जानते हैं। तो माइक्रोन जो है, माइक्रोन को ही माइक्रोमीटर कहते हैं। तो माइक्रोन अथवा माइक्रोमीटर अत्यंत सूक्ष्म लंबाई मापने की इकाई है। क्या है? अत्यंत सूक्ष्म लंबाई मापने की जो है क्या है? इकाई है। इसका प्रयोग जो है अवरक्त विकिरण की तरंगदैर्घ्य मतलब जैविक कोशिकाओं मतलब बायोलॉजिकल सेल, है ना, जीवाणुओं तथा रेशों का आकार मापने में किया जाता है। ठीक है। एक माइक्रोन 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो एक माइक्रोन जो होता है क्या होता है? 10⁻⁻6 जो है 6 मीटर के बराबर होते हैं, जिसे 1 क्या होता है? 1/1000 मिलीमीटर भी लिखा जा सकता है। आगे देखते हैं 14 प्रश्न की बात करते हैं। 1 नैनोमीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻7 सेमी होता है। तो 1 नैनोमीटर की अगर बात कर रहे हैं तो 10⁻⁻7 सेमी होगा। तो नैनोमीटर जो है मैट्रिक प्रणाली में लंबाई मापने की एक इकाई है। क्या है? लंबाई मापने की एक इकाई है, जो कि 1.0 गुने 10⁻⁻9 मीटर के समतुल्य है। सेमी में इसका मापन अगर बात करें तो इसका मान जो है मतलब सेमी में अगर इसका मान की बात करेंगे तो 10⁻⁻7 सेमी होगा। देखिए मीटर में था तो 1 पॉइंट चाहे 1 गुने 10⁻⁻9 मीटर बता देते, लेकिन सेमी में पूछा तो 10⁻⁻7 कर दीजिएगा। तो दोनों हो रहा है, दोनों में ध्यान रखना है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्रैक करके आते हैं।
तो ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए 15वां प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो 15वां प्रश्न को ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब मात्रा एक तरफ है, एसआई मात्रा एक तरफ है, तो कौन सुमेलित नहीं है? मतलब लेंस की क्षमता क्या ये है? डायोप्टर है, ये सही है, तो इसलिए ये गलत होगा क्योंकि नहीं पूछ रहा है ना। दाब की बात करें तो पास्कल है, ये भी सही है लेकिन यही गलत होगा, नहीं पूछ रहा है। हाँ, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी, यही तो बात है कि क्यूरी कैसे कर देंगे। उष्मा का जूल एकदम सही है, इसलिए ये भी गलत है, ये आपका क्वेश्चन है। अब क्यूरी देखिए, क्यूरी तो है सही, लेकिन क्यूरी जो है इसका पुराना नाम है ना। चलिए हम इस पे डिटेल देते हैं कैसे। देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो है, एक्टिविटी जो है उसका, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु के क्षय होने की दर होती है। परमाणु की क्षय होने की दर होती है। एसआई प्रणाली में इसका इकाई क्या है? वैक्यूलर है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का वैक्यूलर होगा एसआई मात्रक। क्यूरी जो है इसका पुराना एसआई मात्रक है। क्यूरी तो है इसी का, लेकिन पुराना है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल है और उष्मा का मात्रक जूल है। ये सही है ना। अब क्यूरी जो है पुराना हो गया, मत उसको रखिए, लेकिन अगर ऑप्शन में मान लीजिए वैक्यूलर ना है तो टिक लगा के आ सकते हैं, ठीक है। 16वां प्रश्न क्या है कि मेगावाट विद्युत मापने की इकाई है। तो मेगावाट जो है विद्युत मापने की इकाई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, उत्पादित की जाती है। क्या की जाती है? उत्पादित की जाती है। और उत्पादित की जाती है तो सुनिए यहाँ पे है मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता को मापने की इकाई है। क्या है? विद्युत उत्पादन क्षमता को मापने की इकाई है, जो कि विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पादित की जाती है। ये हो गए। 1 मेगावाट की बात करेंगे तो 1 लाख वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट जो है 1 लाख वाट के बराबर होता है। अब यही मेगावाट जो है क्या है? विद्युत उत्पादन क्षमता को मापने का इकाई है। ठीक है। अब 1 मेगावाट पूछेगा तो 1 लाख वाट बराबर बता दीजिएगा। घरों में उपभोग की जाने वाली विद्युत की मात्रा, जो घर में हम लोग जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, अगर उसकी विद्युत की मात्रा पूछे तो किलोवाट में मापी जाती है। कैसे मापते हैं? किलोवाट में मापते हैं। जिसे यूनिट कहा जाता है, यूनिट नहीं बोलते इतने यूनिट का बिजली बिल लूंगा मैं, इतने यूनिट का बिजली बिल आता है, इतने यूनिट का सरकारी गवर्नमेंट यूनिट है, ऐसे बोलते हैं। अर्थात 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। जैसे 1 मेगावाट 1 लाख वाट के बराबर होता है। और घर में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूनिट के रूप में बोलते हैं, और 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। ये बस इतना सिंपल। चलिए आगे चलेंगे। 17वां प्रश्न की बात करेंगे। 17वां प्रश्न क्या है कि भौतिक राशियां एवं उनकी इकाई को सुमेलित करें और दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो भौतिक राशियां, इकाई, तो भौतिक राशियां अगर बात करें और इकाई की बात करें तो हम मिलाएंगे। त्वरण की बात करेंगे तो त्वरण का इकाई क्या है? तो भाई ये है हमारा मीटर सेकंड स्क्वायर होगा, जो कि डी होगा, जिसमें यहाँ पे एक ही ऑप्शन है और यही आंसर है। और चलिए बल की बात करें, फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स हमारा तीसरा नंबर न्यूटन होगा। काज की बात करेंगे तो काज तो हम पढ़े थे, जूल होगा। और आवेग की बात करें न्यूटन सेकंड हो जाएगा। बस खत्म, क्लियर होगा। चलिए, तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। परिवर्तन होगा तभी तो त्वरण होगा, वेग में परिवर्तन होगा, ये भी ध्यान रखना है। वेग में परिवर्तन अर्थात किसी वस्तु के वेग में जो है एकांक समय में हुआ परिवर्तन ही त्वरण कहलाएगा। एकांक समय में ही, ठीक है, एक ही परिस्थिति में कहिए, ऐसे याद करिए। इसका मात्रक अगर बात करें तो मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। किसका भाई? त्वरण का। ms माइनस स्क्वायर होता है। बल तथा आवेग का मात्रक अगर क्रमशः पूछे तो बल का न्यूटन और आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। जबकि कार्य का मात्रक अगर बोले तो जूल होता है। अब कार्य का जूल होता है तो एक और बताइए किसका जूल होता है? कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न है कि तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? क्या होता है? बैरल, ठीक है।
निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो ये 159 लीटर में होता है। कितने में? लीटर में होता है। 159 लीटर में होता है। सुनिए, वैरेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल या कच्चे तेल की मात्रा को मापने की इकाई है। तो पेट्रोल या कच्चे तेल की मात्रा को मापने की इकाई माना जाता है वैरेल। इससे पूर्व में में जो है मापा जाता था। क्या कहा जाता था? बैरल में मापा जाता था तथा वर्तमान में इसे घन मीटर में मापा जाता है। क्या होता है? घन मीटर में मापा जाता है। तो एक बैरल बराबर होता है कितना? 158.9873 लीटर होता है। तो लगभग मान लीजिए 9 है तो मतलब 159 लीटर होगा। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। एक बैरल बराबर होता है 0 दशमलव घन मीटर में 0.158987 ऐसे बताइए। 1588987 घन मीटर में होगा क्योंकि 0 आगे हो जाएगा, बस घन मीटर में यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। 19वां प्रश्न क्या है? ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से लंबाई का न्यूनतम मात्रक है। तो निम्नलिखित में से लंबाई का न्यूनतम मात्रक कौन है? बता सकते हैं? तो ये है फर्मी मीटर है। क्या है? फर्मी मीटर है। ठीक है ना? सुनिए, मीट्रिक प्रणाली में लंबाई का एसआई मात्रक अगर पूछे तो मीटर बता देना है, जिसे एम से व्यक्त किया जाता है। किससे किया जाता है? एम से व्यक्त किया जाता है, एम। ठीक है। सीजीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर मतलब सीएम में, सेंटीमीटर में, जबकि लंबाई की न्यूनतम इकाई अगर बोले तो लंबाई की न्यूनतम इकाई बोले तो फर्मी मीटर में है। ठीक है, मैट्रिक एम ऐसे याद रखिएगा। सीजीएस तो सीएम ऐसे याद करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे और जानकारी लेते हैं। जैसे कि देखिए, 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर मतलब 10⁶ मीटर बोलिएगा। 1 नैनोमीटर 10⁹ मीटर बोलिएगा, है ना। 1 फर्मी मीटर 10⁻15 मीटर बोलिएगा। फर्मी मीटर बोलेगा तो हम 10⁻⁻15 बताएंगे या 10-15 बता देंगे, ऐसे बोल सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है, 1 एंगस्ट्रम बोल दीजिएगा तो 10 मीटर बोल दीजिएगा या 10⁻⁻10 बोल दीजिएगा, है ना। ये सब अपना तरीका है याद करने का, आप जिस तरह से ले सकते हैं याद कर सकते हैं आप। 20वां प्रश्न क्या है कि वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को दर्शाने वाली इकाई कौन सी है? तो ये है डॉप्शन। क्या है? डॉप्शन। डॉप्शन बोलते हैं, डॉप्शन। अब सुनिए, डॉप्शन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसको दर्शाने के लिए? ओजोन परत की मोटाई को दर्शाने के लिए। कौन सी इकाई? डॉप्शन इकाई का प्रयोग करते हैं। और सुन लीजिए, वायुयान जो जहाज है एवं समुद्र में नावों की गति को मापने के लिए सामान्यतः नॉट के मात्रक का प्रयोग किया जाता है। अब सुनिए, सीजीएस पद्धति में जिसे सीएम शॉर्ट में बोलते हैं, सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल जो है, सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल चुंबकीय प्रवाह का, क्या है? चुंबकीय प्रवाह का, मैक्सवेल चुंबकीय प्रवाह का तथा सान्यता गुणांक का एसआई पद्धति में मात्रा अगर पूछे, मात्रक पूछे तो पोवाइज बताइएगा। पोवाइज क्या है? पोवाइज बताइएगा। और 1 पोवाइज बराबर होता है किग्रा मीटर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है। 21 क्वेश्चन नंबर, निम्न में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो ये देखिए, आइसोबार वायुदाब एकदम सही है। आइसो हाइट वर्षा ये भी सही है। आइसो हेलाइन हिम वर्षा ये भी सही है। आइसोबात गहराई ये सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए हिम वर्षा नहीं, ये गलत है। सी जो है आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सी आपका मिलान नहीं करता है और 3 सही है। यहाँ पे मैंने तो चल गया, लेकिन आप ध्यान दिए होंगे हिम वर्षा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चलिए हम बताते हैं। तो इसका डिटेल हम लेते हैं। तो आइसो हेलेना, ठीक है, आइसो हेलेना जो कि हिम वर्षा नहीं है। क्या है? तो सुनिए, एक जलीय प्रणाली में जो है समान लवणता के, लवणता मतलब नमक, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है आइसो हेलाइन। क्या होता है? आइसो हेलाइन। आइसोबार क्या होता है? मानचित्र पर समान वायुदाब
वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोबार। ठीक है। आइसोहाइट क्या होता है सुनिए। तो आइसोहाइट होता है समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। अब बोलते हैं आइसोबात की बात करते हैं। तो आइसोबात क्या होता है? तो समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को कहते हैं आइसोबात। ये क्लियर हो गए। 22वां प्रश्न की ओर चलते हैं। अब सुनिए 22वां प्रश्न की बात करते हैं। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि मतलब वास्तविक की बात हो रही है। तो मूल भौतिक राशि जो कि शुरुआती बात हो रहा है, तो ये विद्युत धारा है। क्या है? विद्युत धारा है। विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। तो मूल भौतिक राशि वे राशियां होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि अगर मूल भौतिक राशि वही होगा जिसको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होगा व्यक्त करने के लिए, है ना? जैसे और भी सुनते हैं, यह पूर्णतः स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र है, आजाद है, स्वयं चलना, स्वयं घूमना, स्वयं फिरना, ऐसे याद कर सकते हैं। ये अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती है। जैसे हमारा विद्युत धारा जो है अन्य किसी पर निर्भर नहीं करेगा, बल, वेग, कार्य ये सब करता है ना, करता है। इन राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। देखिए, जो स्वतंत्र रूप से है वो मूल मात्रक हो गया, शुरुआती मात्रक हो गया। अब उससे जुड़कर अगर बनेगा तो अलग बात है। जैसे देखिए, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ का परिमाण है, परिमाण मूल राशि है। तो ये सब देखिए बल, वेग, कार्य ये सब मूल राशि नहीं है। लेकिन मूल राशि कौन है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है मतलब टाइम है, विद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ का परिमाण है मतलब परिमाण है। ये सब मूल राशियां हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर चले 23 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो सुनिए। 23 क्वेश्चन नंबर क्या है कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो दूध का अपेक्षित घनत्व अगर हम बात करें, ठीक है, दूध का अगर हम आक्षेप जो है अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है तो वो है लैक्टोमीटर। क्या है? लैक्टोमीटर। क्या होता है? लैक्टोमीटर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए बताते हैं। यंत्र और उपयोग। हाइड्रोमीटर, विटिरोमीटर, बैरोमीटर और लैक्टोमीटर, है ना? तो हाइड्रोमीटर मतलब जल के घनत्व को मापना, व्यूटिरोमीटर दूध उत्पादन में वर्षा का मापन करना, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के मापन में, लैक्टोमीटर दूध का अपेक्षित घनत्व या शुद्धता का मापन करना। यही सब है। ठीक है, क्लियर हो गए। तो ये सब फास्ट है। देखिए, अब मान लीजिए हमको याद करवाना है तो बोलेंगे भाई हाइड्रोमीटर क्या होता है? तो हाइड्रो मतलब पानी, तो जल के घनत्व को मापेंगे। अब ब्यूटीरोमीटर मतलब ब्यूटी मतलब दूध जो है बहुत उजला होता है तो ब्यूटी होगा। तो ब्यूटी मतलब दूध उत्पादों में जो है वसा का मापन होता है भाई, तभी तो दूध में वसा होता है, ज़्यादा चिकना होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। बैरोमीटर, अरे भाई बैरो है, बैरो मतलब उड़ने वाली ऊपर वाली बात हो रही है, वायुमंडलीय दाब को मापेगा और क्या करेगा। और लैक्टोमीटर, लैक्टो मतलब लटक गया, मतलब दूध में जैसे ही जाएगा तो खट्टा हो जाएगा, दही बन जाएगा, ऐसे याद रख सकते हैं। तो लैक्टो मतलब दूध के अपेक्षित घनत्व या शुद्धता का मापन करता है लैक्टोमीटर। दूध की हमारे भाई शुद्धता को मापेंगे, लटक जाएंगे। ये याद करने के लिए फन के लिए बोलता हूँ। ठीक है, याद हुआ कि नहीं? याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं 24 क्वेश्चन नंबर। 24 क्वेश्चन नंबर क्या है कि एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी पर इस तारे के प्रकाश को आने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? तो ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष लगेंगे। कितने लगेंगे? 12 वर्ष लगेगा। अब 12 वर्ष लगेगा तो चलिए जानते हैं। तो सुनिए, प्रकाश वर्ष की बात करें, लाइट ईयर की बात करें, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इसके अंतर्गत प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी की माप की गणना करते हैं। चूंकि तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, अतः इसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 12 वर्ष का समय
लगेगा। कितना समय लगेगा? 12 वर्ष का समय लगेगा। सिंपल है, पढ़ते चल जाते हैं ना। 25वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है समय से संबंधित है? तो समय से संबंधित है मतलब अधिवर्ष। अधिवर्षी तो समय से है, टाइम से है। अगर कीजिए कर्म का फल जरूर मिलेगा। आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे उपरोक्त में से समय से संबंधित पद अधिवर्ष है, जिसे लिपि वर्ष भी कहते हैं। इस वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है, लिपि ईयर्स में होता है। यह प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है। कितना वर्ष बाद आता है? 4 वर्ष बाद आता है। इसके अतिरिक्त जो है एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य से तथा प्रकाश वर्ष व पारसेक दूरी से संबंधित मात्रा है। ठीक है, प्रकाश वर्ष व पारसेक दूरी से संबंधित मात्रा है ना। चलिए आगे चलें, 26 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सेंटीग्रेड जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। क्यों नहीं है चलिए जानते हैं। तो देखिए कैलोरी, अर्ग, अर्ग है, अर्ग, कैलोरी, अर्ग, जूल ऊष्मा के मात्रक हैं। अब सोचिए ऊष्मा के मात्रक कौन कौन है? जूल तो है ही, कांच का भी था जूल, अर्ग है, कैलोरी है, ये सब ऊष्मा का मात्रक है। जबकि सेंटीग्रेड जो है ताप का मात्रक है, ये भी सही है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो कि संपर्क में रखे दो पिंडों के मध्य जो है तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, जबकि ताप किसी पिंड के ठंडे या गर्म होने की माप है। समझ गया, ठंडे या गर्म होने की माप है। 27वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? नेक्स्ट टॉपिक भी यही आने वाला है। तो अदिश राशि बताइए। तो अदिश राशि द्रव्यमान है। द्रव्यमान अदिश है जिसमें दिशा हो वो भाई ब लगेगा, जिसमें दिशा ही ना हो वो में बल नहीं लगेगा। जैसे द्रव्यमान कुछ कुछ में जो है लगेगा, लेकिन एक दो अपवाद है, वो भी हम क्लियर करेंगे बाद में। आगे तो ये पढ़िए। अब चलिए यहाँ पे क्लियर कर देते हैं आपको। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, वह भौतिक राशियां जिसमें केवल क्या है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, मतलब डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ परिमाण, लक्ष्य होगा और कुछ नहीं होगा, उसी को अदिश राशि कहेंगे ना, कहेंगे। अगर मेरा मान लीजिए परिमाण है, लक्ष्य है और दिशा है ही नहीं कि किस दिशा में मुझे करना है तैयारी, तो कैसे होगा रिजल्ट? इसलिए वो अदिश में आ जाएगा। अदिश राशि में लंबाई हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, आयतन हो गया, चाल हो गया, है कि नहीं? ऐसे याद करने का तरीका मैंने बताया। जबकि सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है, इसलिए कहा जाता है सदिश दिशा में चलिए, सदिश राशि में चलिए, क्योंकि सदिश में परिणाम और दिशा दोनों आपको मिलेगा, डायरेक्शन भी और आपके लक्ष्य भी मिलेंगे। जैसे हम जानते हैं व से याद करते हैं जो कि सदिश राशि, ये सभी लोग बोलते हैं, लेकिन हम याद कैसे करेंगे? तो सदिश राशि वो है जो वेग, त्वरण, बल, भार और संवेग आदि होते हैं, है ना। तो सदिश जो दिशा होता है और परिणाम होता है वो समझिए उसमें वेग, त्वरण, बल, भार और संवेग होता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम एनसीईआरटी का अध्याय 2 करने जा रहे हैं, साइंस का, वो भी फिजिक्स का चैप्टर नंबर कहिए या अध्याय कहिए 2, बल एवं गति। और इसमें एक बात बता दूं कि बल और गति जो हम समाप्त करेंगे उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी आएगा जो कि साइंस का ही रहेगा, फिजिक्स का। और ये ज़्यादा अध्याय नहीं है, 9 अध्याय है। 9 अध्याय खत्म करने के बाद हम केमिस्ट्री का चलेंगे, फिर बायोलॉजी का जो बचा हुआ हिस्सा है उसे हम रिपीट करेंगे। और वीकली जो मैंने बोला था वन लाइनर, तो कल आपका वन लाइनर आएगा, वीकली आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो इकोनॉमिक्स और साइंस चल रहा है वो कंटिन्यू चलेगा, बस आप सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहें। पहला प्रश्न क्या है? क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? प्रहार मतलब आक्रमण कहिए, अटैक कहिए, जो कर सकते हैं। तो चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है, तो क्या कारण है? तो ये है प्रतिक्रिया के कारण हो जाता है, रिटर्न करता है ना, तो प्रतिक्रिया के कारण होता है। अब चलिए क्यों होता है इसका कारण है, तो हम न्यूटन तो पढ़े हैं, न्यूटन का कौन सा नियम है ये हम चलिए जानते हैं क्यों होता है कि रिटर्न होता है। तो तीसरा नियम में विपरीत क्रिया होता है, सुने होंगे, है ना, तो उसी को प्रतिक्रिया कहिए। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार अगर हम बात करेंगे
तो सुनिए क्या होगा, सदैव प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये बात कही गई है, ये भी बोल सकते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करता है तो चट्टान द्वारा भी उसी परिमाण में एक प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है। अगर मान लीजिए कि आप किसी चट्टान पर प्रहार कीजिए, आक्रमण कीजिए, ठीक है, मान लीजिए हथौड़े मारिए या गीटी मार दीजिए, तो चट्टान द्वारा भी क्या होगा, प्रतिक्रिया लगेगा, उसके द्वारा भी बल लगेगा, रिटर्न वापस आता है कि नहीं टकरा कर, सिंपल है, जिसके कारण व्यक्ति जो है चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, दूसरा प्रश्न है एक समान गति के साथ एक वस्तु, एक समान गति के साथ एक वस्तु, तो इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए तो बी होगा, त्वरित हो सकती है। क्या हो सकती है? त्वरित हो सकती है। चलिए अब चलते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग जो है नियत होगा। क्या होगा? नियत होगा। एक समान गति के साथ कोई पिंड या वस्तु त्वरित हो सकती है, जिससे एक समान त्वरित गति कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन आभासी बल है? निम्नांकित में कौन आभासी बल है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल ही आपका आभासीय बल है। किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल एक काल्पनिक आभासीय बल है। अपकेंद्रीय बल को ही कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, है ना, समझ गए? तो ध्यान रखना होगा कि अगर मान लीजिए किसी वृत्ताकार एक पथ है, मान लीजिए वृत्ताकार पथ है, पथ पर अगर गतिशील अगर वस्तु है, कोई भी वस्तु है, पर अगर मान लीजिए सेंटर, केंद्र से बाहर की ओर, मान लीजिए ये सेंटर है, सेंटर से बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, उसे एक काल्पनिक या आभासीय बल है। तो ये अपकेंद्रीय जो बल है ये काल्पनिक है, या काल्पनिक कह सकते हैं या आभासीय बल कह सकते हैं। इसकी दिशा अगर बात करें तो डायरेक्शन बात करें तो अभिकेंद्रीय बल, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल को क्या कहते हैं? सेंट्रल पिटल फोर्स कहते हैं, के विपरीत दिशा में होता है। मतलब अपकेंद्रीय बल जो है, याद रखना है कि अपकेंद्रीय बल के विपरीत होता है, उल्टा दिशा में होता है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब सेंट्रल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है। चौथा प्रश्न जो आप देख रहे हैं कि न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन के गति का अगर पहला नियम बात करें तो हम जानते हैं कि जड़त्व से संबंधित है। किससे संबंधित है? जड़त्व से संबंधित है, बहुत अच्छे से जानते हैं। आप सुनिए, तो यहाँ पे न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन के गति के पहले नियम को और किस नाम से जानते हैं? जड़त्व के नियम से जानते हैं। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी यथा स्थिति में बनी रहती है, मतलब जैसी है उस स्थिति में रुकी रहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। मतलब जो वस्तु रखा हुआ है, जब तक आप ढकेलिएगा नहीं, वो इधर से उधर की वस्तु नहीं होती। अर्थात जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में, तथा यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास ना किया जाए। समझ गए? ना किया जाए, ये ध्यान रखना होगा। तो उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। पांचवा प्रश्न क्या है, सुनिए। एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किसी ओर झुकाना चाहिए। एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकाना चाहिए? अगर एक वृत्तीय गति से हमको
साइकिल चला रहे हैं तो किस ओर झुकेगा, इधर कि इधर? बताइए, आगे की ओर, पीछे की ओर कि केंद्र की ओर? बताएंगे तो ये केंद्र की ओर, जिधर सेंटर है यहाँ, केंद्र की ओर, है ना। चलिए, जब कोई साइकिल चालक जो है वृत्तीय पथ पर है तो गति करता है, क्या करता है, गति करता है, तो उसे अपनी स्थिति को संतुलित रखने के लिए अभिकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। केंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए साइकिल चालक को केंद्र की ओर झुका या झुकना पड़ता है। मतलब ये मान लीजिए सर्कल है तो इस केंद्र यहाँ है तो इसकी ओर झुकना पड़ता है या झुकता है। समझ गए? छठा प्रश्न क्या है, सुनिए। वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण है। एक वस्तु उदाहरण है, गतिशील एक वस्तु उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी, एक समान गति और चर वेग। ठीक है, एक समान गति और चर वेग। अब चलिए जानते हैं क्या है ये, तो सुनिए। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है मतलब मोशन करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। एकदम सही बात है, वृत्ताकार मार्ग पे करेगा तो वृत्तीय गति कहलाएगा। वृत्तीय गति में गतिशील वस्तु की दिशा सदैव बदलती रहती है, और सही बात है, वृत्तीय गति गतिशील है तो हमेशा उसकी गति बदलती रहेगी, उसका सदैव जो है दिशा बदलते रहेगा। ऐसे घूम रहा है तो कभी ऐसे ऐसे हो सकता है। ठीक है, तथा वह वस्तु किसी निश्चित व स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर रहती है। मतलब यहाँ पे सेंटर है मान लीजिए, तो ये बिंदु से कुछ दूरी पर ही रहेगा, ऐसे समझ जाइए। ठीक है, यदि वस्तु एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति जो है कहते हैं, मतलब इन यूनिफॉर्म सर्कल मोशन कहते हैं। यानी वृत्तीय है, सर्कल है। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है, एक्सेलरेशन कहते हैं उसे, है ना, त्वरित गति होती है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर, पॉइंट पर परिवर्तित हो जाती है। बस क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सातवां प्रश्न बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। सातवां प्रश्न क्या है, सुनिए। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण पर करता है। रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सिद्धांत जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अंतर्गत कार्य करता है। इस नियम के अनुसार जो है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरी वस्तु में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। उल्टा दिशा, विपरीत दिशा मतलब उल्टा दिशा में काम होता है ना। तो ये सिर्फ पढ़ने वाली चीज है और अनुभव करने की चीज है। इसी कारण नीचे की ओर, जब नीचे की ओर जाइएगा तो गतिशील गैस रॉकेट को ऊपर की दिशा में, रॉकेट जो है क्या नीचे की ओर धुआं फेंकेगा, ऊपर की ओर जाता है, में धक्का प्रदान करती है, मतलब पुश करता है। रॉकेट से निकलने वाली गैसों के कारण जो है रॉकेट का द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है ना। क्या होता है, उसका द्रव्यमान जो है परिवर्तित होता रहता है, जिससे रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक वेग व त्वरण प्राप्त होता है। वेग और त्वरण, वेग व त्वरण प्राप्त होता रहता है या प्राप्त होता है। सुनिए, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? तो जल किसके बराबर होगा बताइए? तो ये ऑप्शन नंबर बी, नाव के भार के बराबर होगा। किसके बराबर? नाव के भार के बराबर होगा। आगे चले, जब एक नाव किसी तरल तैरती है, तरल मतलब द्रव अवस्था में, तरल में तैरती है तो उस पर उस तरल द्वारा ऊपर की ओर क्या है, उत्प्लावन बल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? उत्प्लावन बल लगाया जाता है। अब एक सिद्धांत है जिनका नाम है मेडिस के सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, आंशिक रूप से डुबो दी जाती है, तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। जो विस्थापित किया गया है तरल उसके भार के बराबर हो जाएगा। यदि कोई वस्तु तैर रही है तो उस
अगर मान लीजिए कोई वस्तु आपका तैर रहा है पानी में, ठीक है, तैरता है, तो इसका अर्थ है कि वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल का भार वस्तु के भार के बराबर है। अगर तैरने लगा तो समझ जाइए वस्तु के भार के बराबर हो गया है। 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है, सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है तो चलिए जानते हैं। प्राकृतिक में 4 मौलिक अथवा संपर्क बल पाए जाते हैं, ठीक है, 4 मौलिक अथवा संपर्क बल पाए जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्लभ नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे कमजोर बल परंतु अनंत पराश वाला है। दुर्लभ नाभिकीय बल दूसरा सबसे कमजोर बल परंतु कम पराश वाला है। विद्युत चुंबकीय बल शक्तिशाली बल परंतु अनंत पराश वाला है। प्रबल नाभिकीय बल जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली बल परंतु कम पराश बल है, पराश वाला है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, ये सब दिया हुआ है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया आपका, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये सब तो आप पढ़ ही रहे हैं। दुर्लभ मतलब वीक होता है, कमजोर होता है। 10वां प्रश्न क्या है सुनिए। वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग क्या होगा? इसका औसत वेग जो है 0 होगा और कुछ नहीं होगा, 0 हो जाता है, नॉर्मल बात है। वृत्तीय गति में एक वस्तु द्वारा एक चरण पूर्ण करने में, मान लीजिए एक चरण ये पूर्ण करने के लिए औसत वेग जो है 0 होगा, शून्य होगा, क्योंकि वृत्तीय गति में विस्थापन 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अगर बात करें 11वां प्रश्न की बात करेंगे तो 11वां प्रश्न जो है प्रक्षेप्य का पथ कहलाता है। तो प्रक्षेप का पथ कहलाता है तो ये सी होगा, प्रक्षेप वक्र होगा। चलिए, प्रक्षेप वह वस्तु है जिसे बल के प्रयोग के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा अथवा मतलब ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, है ना, अथवा अंतरिक्ष में फेंका जाता है। मतलब जिस बल के प्रयोग के द्वारा अंतरिक्ष में फेंका जाता है या वर्टिकल रूप से फेंका जाता है या वर्टिकल दिशा में, डायरेक्शन में फेंका जाता है, वर्टिकल दिशा कहिए या अंतरिक्ष में फेंका जाता है। तो प्रक्षेप गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक ऊर्ध्वाधर तल होता है, मतलब वर्टिकल तल के रूप में एक वक्र पथ पर गति करता है, जिसे प्रक्षेप वक्र क्या कहते हैं? प्रक्षेप वक्र कहते हैं, कर्व भी कहते हैं। 12वां प्रश्न क्या है? रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो रेल की गति जो है किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो ये रूपांतरित गति का उदाहरण है। क्या है? रूपांतरित गति का उदाहरण माना जाता है। अब ये बात है तो सुनिए, रूपांतरित गति तो देख रहे हैं आप, तो रूपांतरित गति का उदाहरण है कौन? तो रेल का गति। तो रेल का गति क्या है? रूपांतरित गति का उदाहरण है। क्योंकि कारण होगा, क्या कारण होगा? क्योंकि रूपांतरित गति में वस्तु के सभी भाग, जितनी भी वस्तु हैं उसके सभी भाग समान दिशा, मतलब समान रूप से, डायरेक्शन रूप से, बराबर डायरेक्शन में तथा समान समय में, समान दिशा, समान समय में एक समान वेग से समान दूरी तय करता है। उसी को कहा गया है रूपांतरित गति। और रूपांतरित गति 2 प्रकार की होती है, सरल रेखीय गति और वक्रीय गति। तो देखिए, सरल रेखीय गति की अगर बात करें तो बाहरी थोड़ा सा आवाज को इग्नोर करिएगा। सरल रेखीय गति जो है जब गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, और दूसरा है वक्रीय गति, जो कि जब गतिमान वस्तु, मान लीजिए कोई गति किया हुआ वस्तु
एक वक्र रेखा में गति करता है। और सरल रेखा मतलब क्या है कि कोई वस्तु जो गति में चल रहा है और वो एक सीधी रेखा में गति करेगा, सीधी रेखा में ही करेगा और ये वक्र रेखा में करेगा, बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। 13वां प्रश्न क्या है सुनिए। 13वां प्रश्न है कि यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। इसका वेग क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। अब परिवर्तित होता है तो चलिए जानते हैं। एक समान वृत्तीय गति जिसे यूनिफॉर्म सर्कल मोशन बोलते हैं, ठीक है। सर्कुलर ऐसे बोला जाता है, हम सर्कल बोलते हैं। वृत्तीय है ना, वृत्त है सर्कल, तो सर्कुलर मोशन बोल दीजिए, आप जो बोल सकते हैं। तो याद रखिए, वृत्तीय गति से गतिशील वस्तु की गति मतलब स्पीड अपरिवर्तित रहती है। मोशन जो है, स्पीड जो है अपरिवर्तित रहती है, परंतु उसकी दिशा डायरेक्शन जो है लगातार परिवर्तित होती रहती है। गति स्पीड जो है मान लीजिए अपरिवर्तित हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन जो है परिवर्तित होती रहती है। समझ गए? अपरिवर्तित है मतलब ये बदल नहीं सकता, लेकिन दिशा डायरेक्शन जो है बदल सकता है। इसलिए वस्तु के वेग में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, होता रहता है। तथा त्वरण जो है जिसे एक्सेलरेशन बोलते हैं वो शून्य रहता है। ये एकदम त्वरण शून्य रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। 14 प्रश्न, तोप से एक गोला जो है दागा जाता है तो गोले की गति क्या होगा बताइए। गोले की गति है तो गोले की गति प्रक्षेप गति होगा, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के रूप में हम जानेंगे इसे, ठीक है। चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, तोप के गोले की गति अगर बात करें, मोशन की बात करें तो प्रक्षेप गति होगा, प्रक्षेप मोशन होगा। उसी का उदाहरण माना जाता है तोप के गोले का। प्रक्षेप गति में अगर वस्तु का अगर बात करें तो पथ का अनुगमन या अनुसरण करती है। तो किसका अनुसरण करती है, कौन से पथ का करती है? तो ये जो है प्रवलयाकार पथ का अनुसरण करती है। समझ गए? तो ये होता है। और सुनिए, जब तोप से गोला दागा जाता है तो वह धरातल से एक कोण बनाते हुए गति करता है, कोण के रूप में गति करता है, जिससे एक प्रवलाकार पथ का सृजन करता है। मतलब मान लीजिए गोला क्या है, मान लीजिए यहाँ पे है आपका, ऐसे हमको दागना है तो ये एक तरह से मान लीजिए गठित हो गया और ये निर्णय ले लिया कि हमको अब जाके इसी जगह ठोकना है। तो इस जगह पे कहीं भी गिर सकता है, जरूरी नहीं कि इसी जगह गिरे, बस ठोक देगा। तो ये नियम जो बना इसी को कहते हैं प्रवलाकार बोलते हैं, या प्रवलय या कार बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। यही पथ है। चलिए, ये बताना हम भूल गए थे। इसका इंग्लिश में अगर बोल दे तो आप बताइएगा, क्या बोल दीजिएगा? पैराबोलिक पथ बोल सकते हैं, है ना? ठीक है, आगे बात करते हैं। 15वां प्रश्न की बात करेंगे। 15वां प्रश्न है कि क्रिया और प्रतिक्रिया। क्रिया और प्रतिक्रिया की बात करते हैं तो क्या है? तो याद रखना है, समान परिमाण वाले होते हैं, समान परिमाण वाले होते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार सदैव प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब काम तो क्रिया तो समान होगा, लेकिन अगर मान लीजिए ये क्रिया जो कर रहा है इसका विपरीत क्रिया भी करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव ये हम समान परिमाण वाले होते हैं। मतलब आप जैसा क्रिया करिएगा वैसा आपको फल मिलेगा, होता है ना? तो जैसा करिए वैसा भरिए वाला सिद्धांत अपना लीजिए, यही है, सदैव समान परिमाण वाले होते हैं। 16वां प्रश्न देखिए। 16वां प्रश्न है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है तो अपकेंद्रण, अपकेंद्रण है, ठीक है, अपकेंद्रण है। तो सुनिए, वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, किंतु जिसकी दिशा अपकेंद्रीय बल के विपरीत होता है या होती है। अपकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। समझ गए? मतलब केंद्र के बाहर की ओर की बात हो रही है, ये ध्यान रखना होगा। वॉशिंग मशीन दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन होती है, आदि जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत है। हम जानते हैं दूध से मक्खन निकालिए या वॉशिंग मशीन की बात हो गई तो हम समझ जाएंगे अपकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं। अगर बात करेंगे 17वां प्रश्न का, तो लोलक घड़ियां जो पेंडुलम क्लॉक कहते हैं, गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि क्यों हो जाती है भाई?
पेंडुलम जो घड़ियां है, घड़ी जो है वो सुस्त काहे हो जाता है गर्मी में, तो उसका काम है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मी में लोलक की जो लंबाई है, घूमने वाली जो है, वो लंबी हो जाती है गर्मी के कारण। समझ गए? अब सुनिए, लोलक का आवर्तकाल, जिसे टी से इंडिकेट किया हुआ है आवर्तकाल। तो लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई के अनुकर्मानुपाती होता है। अनुकर्मानुपाती होता है। अतः गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, इसलिए आवर्तकाल भी इसका बढ़ जाएगा। परिणामतः लोलक घड़ियां गर्मियों में, मतलब पेंडुलम जो है घड़ी, वो गर्मियों में सुस्त मतलब स्लो हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया, और कुछ इसमें नहीं था। 18वां प्रश्न क्या है सुनिए, पृथ्वी पर क्या है पलायन वेग, बताइएगा। वेलोसिटी पूछ रहा है कौन सा है, तो कितना है, कितना किमी सेकंड है, 11.2 किमी सेकंड है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किमी सेकंड है। किसका? पृथ्वी का पलायन वेग। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे यदि किसी पिंड की या किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर सकता है, मैं बोल दिया यहाँ पे, पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। 19वां प्रश्न, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित किस बल के कारण करती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की बात हो रही है। अब डिस्कस करते हैं आगे की ओर, है ना। आगे की ओर अगर डिस्कस करेंगे तो सुनिए, ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड में अगर किन्हीं दो वस्तु के, मान लीजिए, बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हाँ, सही बात है। इसी बल के कारण ही पृथ्वी अपनी ओर किसी भी वस्तु को आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। जैसे पेड़ से फल का गिरना, पत्थर को ऊपर फेंकने पर वापस नीचे की ओर आना, ये सब जो है अट्रैक्ट करती है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पेड़ पर लटका हुआ फल कभी कभी जमीन पे देखे होंगे, जमीन पे गिरता है तो वो भी अट्रैक्ट करता है, आकर्षण के कारण होता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल है। समझ गए? उसे गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में हम जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ऐसे अनुभव आप कर सकते हैं। तो आप प्रश्न क्या है सुनिए, बल किन भौतिक राशियों का गुणनफल है? तो बल जो है किन भौतिक राशियों का गुणनफल है, तो ये द्रव्यमान व त्वरण का जो है गुणनफल है। बल जो है वह खिंचाव है या धक्का है जो एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर आरोपित किया जाता है। यह किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। तो क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, मतलब F बराबर m गुणे A होता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर क्या है सुनिए, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो ये गैलीलियो ने किए थे, गति को परिभाषित किए थे, बताए थे मोशन को। तो इटली के भौतिक वैज्ञानिक गैलीलियो को गति को मापने वाले पहले व्यक्ति होने का श्रेय दिया जाता है। ये तो हम जान गए। गैलीलियो ने गति को समय की प्रति इकाई तय की गई दूरी के रूप में परिभाषित किया था। कौन किया था? गैलीलियो ने किए थे। क्या किए थे? तो प्रति इकाई तय की गई दूरी का परिभाषित किए थे, इसी का रूप को परिभाषित किए थे। इसके पश्चात जो है सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम एवं गति के सिद्धांत की खोज की थी। कौन किया था? आइजैक न्यूटन, मतलब न्यूटन किए थे। क्या किए थे? गुरुत्वाकर्षण नियम एवं गति के सिद्धांत की खोज किए थे, दोनों का, गुरुत्वाकर्षण और गति के सिद्धांत का भी। ठीक है, मापन की अगर बात करें गति का तो ये गैलीलियो। चलिए तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है और ये हमारा अध्याय 3 से है। अध्याय 3 फिजिक्स का है, एनसीईआरटी का चल रहा है, गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण से जितने भी सवाल हैं, ज़्यादा नहीं, 11 से 12 क्वेश्चन है और ये क्लियर हो जाएंगे। और ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, देखते रहिएगा।
पहला प्रश्न देखिए, भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिक काल, ठीक है, क्रांतिक काल या परिभ्रमण समय होता है तो कितना दिन का होता है या कितने घंटा का होता है? तो 24 आवर का होता है। कितने? 24 आवर का। ठीक है, क्लियर हो गए। अब चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब सुनिए, भू स्थिर उपग्रह की बात करते हैं, ठीक है, मतलब सैटेलाइट की बात हो रही है, उपग्रह तो सैटेलाइट है। तो भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किमी की ऊंचाई पर विषुवत रेखा, मतलब इक्वेटर पर, विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर के ठीक ऊपर, समझ गए? मान लीजिए ये विषुवत रेखा के ठीक ऊपर की बात हो रही है, स्थापित किए जाते हैं। ऐसे याद रख सकते हैं। मान लीजिए भू स्थिर उपग्रह है, मतलब सैटेलाइट है, और सैटेलाइट जो होता है पृथ्वी से 36,000, कहाँ रहते हैं? पृथ्वी से। तो पृथ्वी से देखेंगे, पृथ्वी से 36,000 किमी की ऊंचाई पर इक्वेटर जो होता है, विषुवत रेखा, याद रखिएगा, के ठीक ऊपर स्थापित किए जाते हैं। ये क्लियर हो गए। ये उपग्रह जो है पृथ्वी द्वारा, मतलब सैटेलाइट जो है पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने की दिशा, मतलब दिशा जो है में ही गति करती है, मतलब अक्ष पर घूमने की दिशा में ही गति करती है, मतलब पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट, याद रखना है। वेस्ट टू ईस्ट की बात हो रही है ना? पश्चिम से पूरब में गति करती है और 24 घंटों में, 24 घंटे तो 24 आवर्स में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करते हैं। क्या करते हैं? एक चक्कर पूरा करते हैं। इसलिए ये पृथ्वी से जो है पर्यवेक्षण किए जाने पर एक ही स्थान पर स्थिर प्रतीत होते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न की अगर बात करें तो वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है क्योंकि, बताइए, वायुमंडल जो है पृथ्वी से जुड़ा रहता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। क्या है? पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। क्लियर? तो वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है क्योंकि पृथ्वी से गुरुत्व के कारण जुड़ा रहता है। ये क्लियर हो गया। तो सुनिए, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसों के विभिन्न जो है क्या है, सन स्तरों मतलब लेयर जिसे कहते हैं का समूह होता है। वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों ओर होता है, और चारों ओर होता है तो क्या है? गैसों का आवरण ही है ना, गैस का ही फैला हुआ है। अब फैला हुआ जो है लेयर के रूप में है, समूह के रूप में है, बस इतना जान लीजिए। पृथ्वी के प्रबल गुरुत्व मतलब ग्रेविटी की बात हो रही है, तो प्रबल होता है, तेज होता है, के कारण गैसों के ये जो सन स्तर मतलब लेयर है पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। इसलिए जो वायुमंडल चारों ओर है पृथ्वी का, वो जुड़ा रहता है। ये भी जान गए। गुरुत्व के कारण, ग्रेविटी के कारण ही वायुमंडल के निचले सन स्तरों मतलब निचले जो लेयर होते हैं, है ना, लेयर्स जो होते हैं, निचले लेयर्स का घनत्व जो है, डेंसिटी जो है अधिक होता है। क्लियर हो रहा है? जो ऊपर की ओर जाने पर कम हो जाता है। मान लीजिए ये नीचे है, ठीक है, इसका घनत्व जो है सबसे ज़्यादा होगा, है ना, और जैसे ही ऊपर हो जाएगा उसी तरह डेंसिटी जो है कम हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों को किसने परिभाषित किया? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया? तो न्यूटन ने किया था, और न्यूटन किए थे तो चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, पूरा नाम है इनका, न्यूटन का, द्वारा परिभाषित किया गया। ठीक है, तो आइजैक न्यूटन याद रखिएगा। क्या किया गया? परिभाषित किया गया। किसका किए? गुरुत्वाकर्षण नियम का। कहाँ के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के थे। इस नियम के अनुसार, कौन से? गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान युक्त कोई भी दो पिंड एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक आकर्षण बल लगाते हैं। दो पिंड है, एक दूसरे के प्रति खींचते हैं, और क्या, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब खींचेगा एक दूसरे से तो गुरुत्वाकर्षण बल ही कहलाएगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ही कहलाएगा ना। यदि यह बल मतलब फोर्स पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगाया जा रहा हो,
तो इसे गुरुत्व मतलब ग्रेविटी कहा जाता है। अगर पृथ्वी द्वारा लगाया गया तो कोई भी फोर्स, ठीक है। पिंड बल, दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, समानुपाती। तथा आगे देखिए यहाँ पे, तथा उनके मध्य की दूरी में क्या होते हैं, मध्य की दूरी के व्युत्क्रम क्रमानुपाती होता है। समझ गए, समानुपाती तो होगा, द्रव्यमान के समानुपाती होगा, लेकिन उनके मध्य की दूरी के अगर देखा जाए तो व्युत्क्रम क्रमानुपाती होता है, एक दूसरे के प्रति होता ही है, हम जानते हैं। चलिए आगे चलें, चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न सुनिए, अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिरने पर वह वस्तु क्या होगा, बताइए इस ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी। क्या करेगी, अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी। जो अंतरिक्ष यान है उसी के अनुसरण करेगा, गति का, मोशन का, स्पीड का, ठीक है। अब चलिए बताते हैं, ये सभी जी है। जब कोई वस्तु अंतरिक्ष यान के भीतर होती है तो वह अंतरिक्ष यान की गति ग्रहण कर लेती है, इसलिए जब वस्तु यान के बाहर गिराई जाती है तो वह यान की गति से ही गति करने लगती है, ठीक है। क्या करने लगती है, गति करने लगती है। क्लियर हो गए, आगे चलिए पांचवा प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिकतम होगी। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिकतम होगी, तो ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर होगी। कहाँ होगी, ध्रुवों पर होगी। ध्रुवों पर होगी तो चलिए जानते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं, क्षेत्र की बात कर रहे हैं। किसी पिंड के केंद्र से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती तो होगा ही ना, एक दूसरे से टकराएंगे ना, एक दूसरे को खींचेंगे ना। अर्थात पिंड के केंद्र के समीप जाने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र प्रबल हो जाता है। जितना नजदीक आएगा उतना जो है क्या बोलते हैं, आकर्षण बनेगा, अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो अत्यधिक होगा प्रबल, प्रबल मतलब अधिक होना। और केंद्र से दूर जाने पर, मान लीजिए इस सेंटर से दूर जा रहा है, मान लीजिए दूर जाने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र छिन्न हो जाते हैं, मतलब कम होते जाते हैं। ध्रुवों पर पृथ्वी गोलाकार, मान ली ध्रुवों पर अगर पृथ्वी का गोलाकार जो है न होकर चपटी है, इसलिए यह क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र के अधिक समीप हो जाता है। मतलब अधिक समीप है तभी तो हो रहा है ना। ध्रुवों पर कहाँ अधिकतम होगा, ध्रुव पर, क्योंकि वहां पे पृथ्वी हमारा गोल तो है नहीं, गोलाकार ना होगा, चपटी है थोड़ा सा, है कि नहीं। इसके कारण वहां पे ध्रुव पर जो है हमारा अधिक हो जाता है। यही कारण है कि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सर्वाधिक प्रबल, सर्वाधिक प्रबल मतलब अत्यधिक तेज जो है गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, एवं विषुवत रेखा पर सर्वाधिक दुर्लभ होता है। मतलब विषुवत रेखा पर मतलब इक्वेटर पर सबसे कम, ठीक है, और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। अब भूलिएगा तो नहीं ना, बहुत ईजी से मैंने कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। छठा प्रश्न की बात करते हैं। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित अशक्त कथन है। तो अशक्त कथन क्या है, तो अशक्त कथन डी है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति में वृद्धि हो जाए तो इसके गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक हो जाएगा। यही बात जो है अशक्त है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन गति में वृद्धि हो जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक कैसे हो सकता है भाई, है ना। चलिए तो हम जानते हैं क्या बात है। हाँ, जो तीन ऑप्शन है वो सही हैं। अब चलिए इसके डिटेल की बात करते हैं, हम फिर उसके बाद बताएंगे आपको। तो देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती हुई वस्तु के वेग में एक सेकंड में जितनी वृद्धि होती है वह गुरुत्वीय त्वरण मतलब ग्रेविटेशनल कहलाती है। गुरुत्वीय त्वरण मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है। अब देखिए इसे जी से व्यक्त किया जाता है, किसको, गुरुत्वीय त्वरण को या गुरुत्वाकर्षण को जी से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, जी से। और जी से बहुत सवाल बनते हैं। अगर आपसे जी का मान पूछेगा तो 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर बता दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब चलिए पृथ्वी की त्रिज्या की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? पृथ्वी की त्रिज्या की बात करेंगे। तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है, त्रिज्या के कम होने पर जो है गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है। जबकि पृथ्वी की अगर घूर्णन गति अगर होगा और घूर्णन गति अगर बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण जो है, त्वरण का मान जो है कम होगा। यही बात है यहाँ पे समझने की। अगर पृथ्वी की त्रिज्या त्रिज्या जो है कम होगा और कम होने लगेगा तो सोचिए ना, सही बात है, गुरुत्वीय त्वरण तो बढ़ जाएगा, ग्रेविटी ग्रेविटी जो है बढ़ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन घूर्णन गति बढ़ेगा तो क्या गुरुत्वीय त्वरण तो नहीं बढ़ेगा और कमेगा ना, ये बात है। जो कि केंद्र से सतह की दूरी यहाँ पे देख लीजिए, पृथ्वी की त्रिज्या मतलब केंद्र से सतह की दूरी। सातवां प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न क्या है कि कथन चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। निम्नलिखित कूटों में से सही कूट का चयन करें। किसका करें? सही कूट का चयन करिए। तो ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। अब कारण गलत है, कैसे गलत है, अब बात यह है, तो चलिए हम जानते हैं। कथन तो सही है भाई, ऊपर वाला जो सही है और नीचे वाला गलत है। क्यों गलत है, चलिए जानते हैं। तो सुनिए, चंद्रमा के गुरुत्वीय का मान जो है पृथ्वी के मान का 1/6वां हिस्सा होता है, मतलब 1/6 भाग होता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का वजन भार उसके पृथ्वी पर कुल भार का 1/6 भाग होता है। समझ गए? अर्थात चंद्रमा पर आपको पृथ्वी की तुलना में 6 गुना अधिक भारहीनता महसूस होती है। भारहीनता मतलब हल्का महसूस होता है, इसी के कारण। आठवां प्रश्न क्या है कि भारहीनता होती है। तो भारहीनता मतलब भार नहीं होती है। तो किसमें नहीं होता है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में नहीं होता है। ठीक है, स्थिति में नहीं होता है। ये हम जान गए, तो चलिए जानते हैं इसका। भारहीनता मतलब ही होता है वेटलेसनेस, जो बोल दीजिए, वेट उसमें होता ही नहीं है। वेट मतलब भारी होता ही नहीं है, भारहीनता। वह अवस्था है जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। मतलब भारहीनता का मतलब क्या है? वह अवस्था जब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, समझ गए? तो गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से मतलब फोर्स से संतुलित हो जाए, वही है भारहीनता। हम जानते हैं कि पिंड का भार W है। ठीक है, पिंड का भार दिए हुए है बराबर m.g होता है, पिंड का भार। यदि ऊपर की तरफ प्रक्षेपित वस्तु का त्वरण गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर दे तो क्या होगा? तो देखिए, यह पिंडों का भार है, मतलब W है, वेट है, बराबर कितना होगा? mg1 + g2, मतलब ग्रेविटी है ना, g1 g2 प्लस में एक तरफ है W, फिर है W बराबर m है, अब ब्रैकेट कर दीजिए, ब्रैकेट करके g1 कर दीजिए, मतलब ग्रेविटी कर दीजिए, प्लस छोटा वाला ब्रैकेट दे दीजिए, माइनस g1 कर दीजिए और फिर बड़ा ब्रैकेट दे दीजिएगा। तो ये सर, m का मतलब होता है द्रव्यमान, ये जरूर ध्यान रखना है। g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण मतलब ग्रेविटी, है ना, ये जरूर ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे देखिए फिर है वेट मतलब भार, m और 0 होगा, जो कि बराबर जाके 0 ही हो जाता है। तो इसमें तो आप जान गए। 9वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 9वां प्रश्न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम है। मतलब गैस अणुओं का जो पलायन वेग है उनके वर्ग मध्य मूल वेग मतलब वर्ग जो है उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम है। ठीक है, इतना क्या लंबा खींच दिया मैंने, है ना। देखिए चलिए पढ़ लेते हैं। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, यह हम जानते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद सभी गैस अणुओं का मध्य तापीय वेग पृथ्वी तल से पलायन वेग 11.2 किमी सेकंड से कम होता है। कितना होता है? 11.2 किमी से कम होता है, सेकंड से कम होता है। इसलिए गैसें पृथ्वी से बाहर पलायन नहीं कर सकती है, इसलिए पलायन नहीं कर पाता, मतलब बाहर नहीं जा पाता है। चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान जो है 2.4 किमी सेकंड है। कितना है? 2.4 किमी सेकंड है। सभी गैसों में अणुओं का औसत तापीय वेग अगर बोले तो 2.4 किमी सेकंड से अधिक है।
इसलिए गैसें चंद्रमा पर न ठहर कर उसके वातावरण से जो है पलायन कर जाता है, मतलब वहाँ से गायब हो जाता है। फलस्वरूप चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। देखिए पृथ्वी पर जो है आप जान गए कि कितना पलायन है, 11.2 किमी सेकंड है। तो ये पलायन होता भी है तो मतलब उस क्षेत्र में ही रहेगा, ज़्यादा कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, बाहर पलायन करेगा ही नहीं। लेकिन चंद्रमा से क्या है कि वो आस-पास मिल जाएगा। आस-पास के वातावरण में पलायन कर जाता है, इसलिए वहाँ पे वातावरण नहीं होता है चंद्रमा पे। बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं। 10वां प्रश्न क्या है सुनिए, 10वां प्रश्न है तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। तो तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी, तेल का तल तनाव पानी से कम है, मतलब पृष्ठ तनाव जो है पानी से कम होता है, इसलिए फैल जाता है। ये भी पढ़ लीजिए, पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव तेल की तुलना में अधिक होता है। पृष्ठ तनाव जो है तेल की तुलना में अधिक होता है। यही कारण है कि तेल जल के सतह पर फैल जाता है और ऊपर तैरने लगता है तेल। आप देखे होंगे पानी फेंकिएगा तो, पानी में तेल फेंकिएगा तो, है ना? अब चलते हैं 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? वो बताने वाले हमारे ब्रह्मगुप्त थे। कौन थे? ब्रह्मगुप्त जी थे, है ना? ब्रह्मगुप्त जी थे। तो अब चलिए जानते हैं, तो सुनिए। ब्रह्मगुप्त जो हैं प्राचीन गणितज्ञ और खगोलीय शास्त्री थे। कौन? ब्रह्मपुत्र जी, जिन्होंने गणित और खगोलीय शास्त्र पर अनेक पुस्तकें लिखी है। क्या लिखे हैं? अनेक पुस्तकें लिखे हैं। ब्रह्म स्फुट ब्रह्म स्फुट स्फुट सिद्धांत जो है, स्फुट है, फुट है, याद रखिए। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित या गुरुत्वाकर्षित होती है। ये क्लियर हो गए। अब सुनिए 12वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर ही गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, सोचिए। अब चलिए जानते हैं। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। अब शून्य होता है तो सुनिए, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, एक मिनट रुकिए। पृथ्वी के केंद्र पर स्थित किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा कोई भी बल उस वस्तु को आकर्षित नहीं करता है या आरोपित नहीं करता है। अतः पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं और फिर बढ़ते हैं और वीडियो को नेक्स्ट टॉपिक चौथे अध्याय लाते हैं।